नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए भैया हेमंत जी को स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब स्वागत 14 तारीख को बिहार किसका करेगा ये देखना बाकी है, लेकिन बिहार को लेकर कई रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो रिपोर्ट्स हैं, सूत्र तो हम बोलेंगे नहीं क्योंकि सूत्र बोलना पाप समान है। कुछ अलग अलग माध्यम से लोग बता रहे हैं। जो बताने वाले हैं वो भी एजेंडाधारी हैं या ईमानदारी से बता रहे हैं, यह भी हम पुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ जानकारियां आई हैं, हम तक आई हैं, कुछ जानकारियां हेमंत जी तक आई हैं। जो जानकारियां हैं वो थोड़ी चौंकाने वाली हैं। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट, जैसे मतदान खत्म होने के बाद फाइनल जब हो जाए एकदम बिल्कुल सारे फेज के, तो इंटरनल रिपोर्ट इकट्ठा की जाती है। आज तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उन्होंने अपनी इंटरनल रिपोर्ट की बात की कि हमारे पास एक एक विधानसभा से रिपोर्ट आई है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आती है, ऐसा ना कोई कहे कि नहीं नहीं आती नहीं है। आज ही तेजस्वी ने भी बताया कि हमारे पास आई है, हम अपने इंटरनल रिपोर्ट में हमको बहुत अच्छा बहुमत मिल रहा है। तो सीट वाइज इंटरनल रिपोर्ट कलेक्ट की जाती है। ये तो बहुत पुराना सिस्टम है कि भाई क्या रहा कैसा रहा। जो इंटरनल रिपोर्ट आई है वो एनडीए के लिए भयंकर झटका है। एनडीए बिहार हार रही है और सिर्फ 90 सीटें नजर आ रही हैं। इसके बाद शाह की एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। अब शाह की एजेंसियां एक्टिव होंगी तो आपको पता है कि क्या क्या होता है। फिर फाइलें निकालो, पुराने केस खोलो, नए केस क्या क्या बन सकते हैं वो देखा जाता है। पैसा कितना है, कहां पर छोला भटूरा खाए थे, सब देखा जाएगा। तो अब जितना जहां जहां छोला भटूरा लोग खाए हैं अपना अपना बिल निकलवाना शुरू करें। खैर, जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उस इंटरनल रिपोर्ट से पहले आपको फैब्रिकेटेड एक्सटर्नल रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसकी सच्चाई दिखा देते हैं। तब इंटरनल रिपोर्ट पर चर्चा करना थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। जरा देखिए, लाइए भैया, अब फुल दिखा दीजिए क्योंकि पढ़ने में आवे सबको। दिखा दीजिए एकदम, लाइए स्क्रीन पर। ये आपने सबने देखा होगा, कोई इसमें मैं कुछ रॉकेट साइंस कुछ नहीं है ना, कुछ अलग दिखा रहा हूं। इसकी सच्चाई दिखाएंगे बस 10 सेकंड में। भास्कर 145 से 60, मैट्रिज 147 से 167, पीपुल पल्स 133 से 59। ये सब एनडीए की सरकार, बम्पर प्रचंड बहुमत। पीपुल्स इनसाइड नाम भी नहीं सुना है, हमने भी नाम नहीं सुना है, दिन रात पत्रकारिता एक काम है। 133 से 148, चाणक्य 130 से 138, पोल स्ट्रेट 133 से 148, जेवीसीज पोल, जेवीसीज हमको लगा पाइप वाइप है कोई, 135 से 150, पोल डायरी 184 से 209, 209 तक मामला पहुंच चुका है। अब सोच लीजिएगा आप। टाइम्स नाउ 143 और प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स, हमको लगा प्रज्ञा पूजन भंडार टाइप का फील आया, 186, पी मार्क 142 से 162, टीआईएफ रिसर्च 145 से 163 और न्यूज 24 152, पोल ऑफ पोल्स 154, 6 कम जितना अमित शाह ने बोला था 160। मतलब अमित शाह मजबूत है। अब सच्चाई दिखाने को मैंने कहा था, हेमंत जी थोड़ा सा इंतजार करिए, सच्चाई जरा दिखा देते हैं। भैया ज्यादा दिन पहले नहीं जाना है, 2024 का लोकसभा चुनाव था। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसने कितना बताया और कितना आया। भास्कर ने 248 से 298 बताया था। अच्छा, 248 से 298 का ब्रैकेट देखिए। इस ब्रैकेट में वो मोदी जी के ब्रैकेट से A+B होल स्क्वायर से भी तगड़ा ब्रैकेट है। 50 सीट का ब्रैकेट। और आई कितनी सीट थी? 240। हालांकि ये तब भी कह सकते कि नीचे देखिए 248 हम बोले हैं। 298 से 240 और 248 से 240, ये खेल है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे बढ़िए। इनको देखिए साहब को, ये कितना बताए हैं? रिपब्लिक भारत और मैट्रिज, वही मैट्रिज जो आपको आज पहले नंबर पे दिख रहा है, वो मैट्रिज दिया था 353 से 368 सीट एनडीए को। 353 से 368
293 पे सिमट गई, 240 सीट भाजपा की आई। आगे बढ़िए, ये देखिए चाणक्य है, टुडे चाणक्य, 385 से 415, मोदी जी कहे थे 400 पर, तो चाणक्य ने कहा 400 पर, 385 से 415 आया कितना, 293 सीट, भाजपा 240, मतलब 100 सीट का फर्क, 100 150 सीट का फर्क है। चलिए, इसको फेल करना नहीं कहते हैं, इसका कहेंगे एडमिशन काट दो स्कूल से, रिस्ट्रिकेट करो, वो हालत है इनका। ये देखिए पोल पोल स्ट्रेट, अभी आप देखे थे ना, 346 सीट, 346, 50-60 सीट का अंतर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, टुडे चाणक्य बता ही चुके आपको, 415 था, आया कितना है, आगे बढ़िए, ये तो हमने आपको दिखा दिया था। सी वोटर, ये सी वोटर ने 353 से 383 दिया था, करीब करीब 80 से 100 सीट का फर्क है। आगे बढ़िए, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, ये 361 से 401, 400 को तो टच करना जरूरी है ना, वो तो गंगा सागर है, नहाना पड़ेगा एक बार। तो 361 से 401, मतलब करीब 90 से 100 सीट का फर्क, 90-100 सीट का फर्क फर्क नहीं कर सकते। चलिए, और बचा है पोल स्ट्रेट, इनको तो दिखाई दिए, पोल स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट ये पिटे हैं। अब देखिए, हाल फिलहाल 5 बार गलत साबित हो चुके हैं एग्जिट पोल्स, देखिए पूरी लिस्ट, ये लिस्ट है पूरी। आगे चलिए, भारत के एग्जिट पोल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे बुरी तरह गलत साबित हुए, ये बताने के लिए भी बहुत रेयर साइट्स हैं जिन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कैसे बुरी तरह पिट गए, फ्लॉप। अब चलते हैं हेमंत जी के पास। हेमंत भाई, ये तो आपने देख ही लिया सब, अब बताइए इस बार 160 पार या 90 पर लटक जाएगा कांटा? आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो खेल आप देख रहे हैं ना कल से, ये प्रायोजित कार्यक्रम, प्रायोजित आंदोलन, ये कुल मिलाकर के 17 दुकानों में किया गया है। इनको सर्वे एजेंसियां नहीं कह सकते, सर्वे एजेंसियों के लिए तो बाकायदा गाइडलाइंस होती है, उनको हर चीज बतानी होती है, सैंपल साइज से लेके हर एक चीज। ये तो वो लोग हैं कि दुकानें दुकानें खोल रखी हैं अलग अलग जगह पे, दिल्ली और नोएडा के अंदर, और वो अपना जो पार्टी इन पावर है उनके साथ अपना करके और सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं कि क्या दिखाना है, कितना दिखाना है। वोटिंग खत्म होती है 6 बजे। कानून ये कहता है कि आखिरी वोट गिरने के बाद आप एग्जिट पोल दिखा सकते हैं, लेकिन ये भाई तो सुबह 11-12 बजे फाइनल करके बैठ जाते हैं। कल आपने जो ट्रेंड देखा पूरे एग्जिट पोल का, वो क्या कह रहा है कि 17 की 17 जो एजेंसियां हैं उन्होंने जो दिखाया है वो एक ही चीज दिखाई है कि 100% एनडीए की सरकार बनने वाली है बिहार के अंदर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हकीकत जब मैंने बात की तमाम लोगों से जो बीजेपी का और तमाम चीजें देख रहे थे, उनका ये मानना था साफ साफ दो टूक शब्दों में कि जो इंटरनल रिपोर्ट्स आई है पोलिंग खत्म होते होते बीजेपी के पास, वो ये कह रही कि 90 से 95 पे पूरा एनडीए सिमट रहा है। और ये रिपोर्ट उनके पास जब वो मैसिव पोलिंग वाले फिगर आने लगे ना, और फाइनली ये स्थिति होगी कि मतलब 67% से भी ऊपर वोटिंग चलेगी ऑन एन एवरेज, जब बाद में फिगर आया जो, तो अब इनको समस्या ये कि अब क्या करें। तो आनंद फानन के पहले थोड़ा सा जो ये पहले प्लान किया गया था जो एग्जिट पोल वाली दुकान, उसमें ये था कि थोड़ा सा बैलेंस दिखाएंगे, 130-35 दिखाएंगे बीजेपी और एनडीए की सारी मिलाकर के, ताकि थोड़ा सा एकदम झटका ना लगे लोगों को। लेकिन जैसे ही ये लगा कि ये तो मामला 90-95 पे फंस सकता है, फिर नई डायरेक्शंस गई। वो आपके एक मित्र बैठते ना साउथ ब्लॉक में, उन्होंने कहा कि कर दो लोकसभा वाला काम, बजने दो घंटी, तो 150 से नीचे तो होनी ही नहीं चाहिए। तो भाइयों ने तो 209 तक पहुंचा दी। उसमें क्या, घर की दुकान लिखना ही तो है, कोई हिसाब थोड़ी देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो चक्कर है नहीं वहां, ना कुछ बताना है। तो सीधा दे मारा, 150 209 तक ले गए। देखा था गलती से 245 नहीं छापा, मैं तो इसी बात से वो था कि किसी ने 245 नहीं छाप दिया 243 में से। खैर, अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि ये क्यों किया गया लास्ट मोमेंट के ऊपर। और ये पहली बार भी नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं। इसको आपको देखना पड़ेगा बिहार के संदर्भ में स्पेसिफिकली। और बिहार के संदर्भ में इसका ताजा क्या है कि बिहार में ऐसी कम से कम 30 सीटें टारगेट पे है बीजेपी की,
जिनका मार्जिन 100 से लेकर के 1500 से 2000 के बीच में रह सकता है, यानी कि नेल बाइटिंग फिनिश है। वैसे में कोई किसी तरीके, देखिए जो आईएएस अफसर, जो पुलिस अधिकारी, जितने भी लोग हैं, रिटर्निंग अफसर तो आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग होते हैं, पुलिस के नहीं होते। उनको ग्रास रूट की सच्चाई तो पता होता है कि भाई क्या हो रहा है उनके एरियाज के अंदर, क्या है। रिटर्निंग अफसर वही होते हैं, एआरओज भी वही होते हैं। वैसे में इस टीवी की दुकान के जरिए, ये चैनल तो नहीं है, कम से कम न्यूज चैनल को छोड़ के इनको आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रोपेगेंडा मशीनरी, वट एवर यू कॉल इट। तो एकाएक तय किया गया कि संख्या बढ़ाओ जरा एग्जिट पोल के अंदर, और 150 से नीचे कहीं नहीं दिखनी चाहिए। उससे क्या होगा कि काउंटिंग पे जो अधिकारी बैठे वो दबाव में आ जाएंगे, और ये जो 30 सीटें निशाने पर हैं, इनको फोकस करके कि कहीं पर भी जहां 100 से लेकर के 1500 से 2000 तक का मार्जिन है, वहां जो खेल बीजेपी करवाना चाहे या जेडीयू करवाना चाहे, वो खेल कर लिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा होटल के अंदर तमाम तरह के कैमरों के ऊपर जिस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे हैं, कहीं अखबार लगा रखा था, कहीं कपड़े लगा रखे थे, ताकि कोई आने जाने वाला पहचान में ना आए किस किस को बुलाया गया है, क्या क्या किया गया है। तो वो सारा उस कवायद का हिस्सा है, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक बार अधिकारी इस उसमें आ जाए इंप्रेशन में कि कुछ भी हो, 10,000 वाली स्कीम ने काम कर दिया है, महिलाओं ने एन ब्लॉक वोटिंग की है, पुरुषों के मुकाबले 9% ज्यादा वोटिंग की, वो सारा माहौल बनाया गया एक तरीके से। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात, एक बात और मत भूलिएगा, ये 30 सीट तो टारगेट पे ही है, इसके अलावा सभी तरह की कंटीजेंसी प्लान भी, प्लान ए, बी और सी, सारी की सारी तैयार है। सबसे पहली क्या थी, भाजपा जो भी इस बार बिहार में आई थी, वो ये सोच के आई थी कि इस बार बिहार में महाराष्ट्र रिपीट करना है, और रिपीट किस रूप में, कि इस बार अपना मुख्यमंत्री वहां बनाना है किसी भी सूरत के अंदर, जैसे ऑपरेशन सिंधे किया था ना वहां पे, वो सीएम से डिप्टी सीएम और वो सारी चीज। तो एक चीज तो ये मानिए कि जो ये फिगर्स आ रहे हैं, अगर इनको आप सच भी मान लो, जबकि ये सच नहीं, दीज आर ऑल मैनिपुलेटेड, आपने मुंह से कहा, मैंने लिख दिया 150, उसके बावजूद अगर किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी ये फिगर या जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, उन दोनों को आप मिला भी लेंगे, तो एक बात तय है कि भाजपा चाहकर भी ग्राउंड पे नीतीश कुमार को नहीं निपटा पाई, ये बात सच है। ठीक, अब वो सत्ता के द्वार तक कैसे पहुंचे, उसके साधारण तरीके नहीं है भाजपा के, वो असाधारण तरीके। पहला मैंने बताया, एग्जिट पोल के जरिए एनवायरमेंट बिल्डिंग बनाना, और जो होने जा रहा है, आपने देखा एसआईआर कैसे हुआ, आपने देखा पोलिंग में क्या क्या खेल हुए, 1-1 घंटे तक वोटिंग रुकवाई गई, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, खराब हो गई ईवीएम, और सारी चीजें भी हुई। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन एक और भी है, जो महागठबंधन के कुछ वल्नरेबल लोग हैं, खासतौर पर मुकेश सहनी टाइप, उन पर बहुत पैनी नजर एजेंसीज की ऑलरेडी हो गई, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सारी की सारी प्लान इन प्लेस है, किसी भी सूरत में आखिरी दम तक भाजपा खेल करना चाहेगी, इसीलिए ये एनवायरमेंट बिल्डिंग की गई है। जो आपको ध्यान होगा ना, नायब सैनी ने एक बात कही थी वोटिंग से, काउंटिंग से 2 दिन पहले, कि चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्थाएं कर ली है, सारी व्यवस्था है हमारे पास, तो चिंता मत कीजिए, अपने अमित शाह जी ने सारी व्यवस्थाएं की। बिहार के लोगों ने क्या व्यवस्था की है वो देखा जाना है, क्योंकि आपने देखा 2020 के अंदर भी खेला हुआ था, वहां के अंदर छोटी छोटी जो सीटें थी कम मार्जिन की, वहां पर वो खेल कर दिया गया था। उससे पहले 2015 में भी खेल किया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बिहार में इस तरह की वल्नरेबिलिटी हमेशा रहती है। तो बीजेपी ने जो ये एग्जिट पोल में खेल करवाया है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 20-30 सीटें अगर इस मैनिपुलेशन से आ जाए, तो सरकार बढ़ाने के नॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाए किस तरीके से, क्योंकि इंटरनल फीडबैक जो है ड्यूरिंग पोलिंग एंड आफ्टर पोल, वो वहां तक नहीं ले जा रहा है। प्लस एजेंसियां एक्टिवेटेड हैं अपने अपने यूनिक अंदाज में, और भी बाकी चीजें जो जो करनी होती है अमित शाह जी के पूरे सिस्टम ने, वो सारी सिस्टम एक्टिवेट किया जा चुका है। ग्रास रूट पर जिस तरीके की फीडबैक है, उससे जो है तेजस्वी बहुत ज्यादा उत्साहित है। जिस जिस तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग रूम्स की निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी पर नजर रखी जा रही है, व्हीकल्स की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, जो मशीनें लेके जा रहे हैं, अपनी तरफ से वो है। लेकिन ये किस अंदाज में क्या करवा दे, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है बीजेपी को यहां तक पहुंचाने का, उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है उसका नाम है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये मत भूलिएगा। चुनाव से पहले उस व्यक्ति ने 65 लाख वोट विद स्ट्रोक ऑफ पेन काट दिए, एक पेन से, 1 महीने की एसआईआर करा करके छुट्टी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आधार फरार जो कुछ भी होता रहा, उसको जो करना था उसने किया।
ठीक, 65 लाख वो काटने का मतलब समझ लीजिए कि ऑन एन एवरेज हर कंस्टिट्यूंसी में 26-27 हजार वोट बराबर कर दिए गए बीजेपी की इच्छा पर। इसमें तो कोई शक है नहीं। और बहुत सारी जो क्लोज मार्जिन की सीट है वहां की तो डायनेमिक्स ही बदल जाएगी इसके अंदर। हम तो बात कर रहे हैं 100 से 2000 के मार्जिन वाली, यहां तो 27,000 वाली भी कवर होती है। उसके बावजूद भी बीजेपी को जो अंदरूनी चिंता है, जो ज्ञानेश गुप्ता को जो अंदरूनी चिंता है, वो ये है कि जो ये मैसिव पोलिंग हो गई है इसका क्या इलाज करें। और ऑब्जर्व किया होगा आपने, 6 तारीख को वोटिंग हुई, शाम को 6-7 बजे खत्म हुई, 6 बजे तक का टाइम था। उसके फिगर कब आए? कल रात को इलेक्शन कमीशन ने कल दिए, और कल वाले फिगर भी उसके साथ दे दिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। यानी कि फर्स्ट फेज का डेटा 120 घंटे के बाद जारी किया गया, और सेकंड फेज का डाटा तत्काल जारी कर दिया गया, जो आइडियल परिस्थितियों में होता है। तो इसका मतलब चुनाव आयोग ना तो निष्पक्ष है, ठीक, और ना लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। इंटरनली बीजेपी को सब कुछ पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है। तो हर स्तर पर ज्ञानेश गुप्ता ने अपना खेल किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना खेल कर दिया है, अखबारों ने अपना खेल कर दिया है। अब उस फिगर तक पहुंचाने या बहुमत के मार्ग तक पहुंचाने का काम किसके ऊपर छोड़ दिया है? ज्ञानेश गुप्ता के चुनाव आयोग के ऊपर, जो उन्होंने बहुत ही शर्मनिरपेक्षता और बेहूदगी के साथ तमाम राज्यों में करके दिखाया। बिहार में भी कोई उसका वो नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए 7 तारीख तक बंटते रहे खातों में, फर्स्ट फेज के बाद भी, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप हैरान रह जाएंगे आशीष भाई, जो बिहार का चुनाव हुआ है ना इस बार, आजाद भारत के इतिहास में इससे 22 चुनाव आप कल्पना नहीं कर सकते। 30,000 करोड़ रुपया लगभग उसकी फ्रीबीज बांटी गई है, रेवड़िया बांटी गई है बिहार चुनाव में, 30,000 करोड़। और 12,000 करोड़ की तो प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया कि महिलाओं को वो जो बांटा गया 10-10 हजार रुपए दो चक्कर में। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो रहा था उस दिन भी पैसे बांटे गए, और उससे पहले 26 को तो घोषणा की गई थी, और उसके बाद 4 बार बटा। जी, वही मैं कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान भी, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी शिकायतें की, तो क्या कहा गया कि दिस इज ए ऑन गोइंग स्कीम। किसने कहा? वो जिस बात से आप मना करते हो कि सूत्रों ने बताया। सूत्र क्या होता है? चुनाव आयोग बता दे भैया, ज्ञानेश गुप्ता बता दे। उनको तो फेसबुक पे, ट्विटर पे फोटो डालने का बड़ा शौक है। कल भी फोटो डाला हुआ था कि जिनके नारे लग रहे थे मैदान में, वो ज्ञानेश गुप्ता और संधू साहब और जोशी, उन तीनों का फोटो लगा रखा था कि हमने कंट्रोल रूम में बैठ के पूरा दिन वेब पोलिंग देखी वहां पर बिहार के अंदर। कल उन्होंने लगाया था फोटो, आपने ध्यान किया हो तो जितना 22 चुनाव, और चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका सीधे सीधे बीजेपी के ओपनर और ओपन सहयोगी के तौर पर, एनडीए का अगर सबसे बड़ा कोई एलआई है तो वो नंबर 1 पे नाम आएगा चुनाव आयोग का, शुरू से लेकर आखिर तक जो उसके कर्म रहे। तो उस जो ये कल फिगर्स दिखाए गए हैं, उसकी आड़ में जो एनडीए की सरकार वहां कैसे दोबारा कायम की जाए, ये सारा खेल किया जा रहा है। और ये सारी जिम्मेवारी अब ज्ञानेश गुप्ता के ऊपर आके टिकी है कि जो उन्होंने अब तक कमिटमेंट दिखाया है वो उस आगे भी दिखे। क्योंकि आपको पता है ना, जब भी क्लोज मार्जिन के इश्यूज आएंगे, जो रिटर्निंग अफसर किससे बात करेंगे? चुनाव आयोग से, कि भाई क्या करना है, ध्यान रखिएगा। तो वहां से क्या आएगा उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा खेला है जिसपे अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। तो बीजेपी का प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे इन प्लेस है। एक प्लान ध्वस्त हो गया है ऑलरेडी, कि जो अपने नीतीश कुमार को रास्ते से हटाना, उसमें मुझे उनको सफलता मिलती हुई अब तक दिखाई नहीं दे रही है। नीतीश कुमार, हो सकता है जो इस तरह की रिपोर्ट है कि नीतीश कुमार की सीटें कहीं भाजपा से ज्यादा ना आ जाए इस चुनाव में, जिस तरह की चीजें सामने आ जाए। प्लान ए बी सी, लेकिन प्लान ए बी सी पर एक आदमी का प्लान, क्योंकि बिहार में अब तक का देखिए क्या होगा। अब इस दौर में 14 के बाद कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। वो व्यूज के चक्कर में भले पंडित ज्योतिषी से बैठवा बुलवा दे, लेकिन कोई भविष्यवाणी वगैरह नहीं कर सकता। प्लान ए बी सी डी जितना बनाना है बना लो। 14 के बाद भी अगर किसी एक व्यक्ति के प्लान में बीजेपी बार बार फंसी है तो वो नीतीश कुमार है। और मैं इस बात को नीतीश की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग समझे। नीतीश कुमार, लोग कहते हैं कि नाक तक आदमी गंगा जी में नाक तक डूबा है, अब तो सही बोलेगा या अब भी नहीं बोलेगा। नीतीश कुमार 1 फुट नीचे रहे ना, नीचे एकदम समाधि जैसे द्वारका में मोदी जी बैठे थे, नीतीश वैसे बैठे रहे तो भी नीतीश पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा क्या, रत्ती भर नहीं किया जा सकता कि नीतीश के मन में क्या है।
नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, शरद पवार और नीतीश कुमार। ये दोनों का दाहिना हाथ क्या कर रहा है, बाएं का नहीं पता चलता है। नाक इधर दाहिने साइड से सांस ले रहे हैं, बाएं वाले को नहीं पता चलता है दाहिने से ले रहे हैं, बाएं वाला सोचता है बिना सांस के जिंदा है नीतीश कुमार, जबकि दाहिने वाले से डबल खींच रहे हैं। तो इस टाइप के नेता हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो पिछले कुछ, मैं ऐसे सवाल दर्शकों के बीच में ला रहा हूं जो कल से मेरे जहन में थे चर्चा करने के लिए, आज इसी कार्यक्रम में कर देता हूं। ललन सिंह और नीतीश कुमार में बहुत चीजें बेहतर नहीं थी। जिस तरह से ललन सिंह पूरी तरह से साहमय हो गए थे, कई बार वो मुझे गुजरात के नजर आने लगे थे ललन सिंह। ललन सिंह के यहाँ कल मतदान चलते हुए, मतलब जब पोलिंग चल रही थी तो बहुत सारे लोग पार्टी दफ्तर जाते हैं, बहुत सारे लोग ग्राउंड पर एक आध जगह दौरे पे चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग अपने दफ्तर में बैठ करके खाली रिपोर्ट लेते हैं। वो ललन सिंह के यहाँ गए। ये बहुत सारा मेरे मन में बहुत सारे सवाल इससे पैदा हुए, जो सवाल पैदा हुए वही मैं बता रहा हूं। ललन सिंह और नीतीश कुमार का सफर सुधा श्रीवास्तव के घर से शुरू हुआ था, जहां उनकी मुलाकात हुई थी। जेपी की भतीजी या भांजी थी सुधा श्रीवास्तव, मंत्री थी। उनके सहयोगी हुआ करते थे ललन सिंह, और वहीं नीतीश कुमार और ललन सिंह की भेंट और दोस्ती हुई। इतने लंबे समय तक कोई दो व्यक्तियों की दोस्ती, मोदी शाह का भी अभी इतना वक्त नहीं गुजरा है साथ में जितना ललन सिंह और नीतीश कुमार का गुजरा है। मोदी शाह भी लोगों के मतलब चर्चाओं में तो 2001 से आते हैं, मान लिया उससे पहले 93, 94, 95 से होंगे, तो भी उससे पहले ललन सिंह और नीतीश कुमार साथ आ चुके थे और तब से साथ हैं। बीच में एक बार दूरी भी रही तो ललन सिंह ने क्या कहा था नीतीश कुमार को कि इनके पेट में जो दांत है वो हम दांतों तोड़ देंगे, हमको आता है वो तोड़ना दांत। मतलब अच्छा, नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ये बात लालू यादव ने कहा था। पेट में दांत का मतलब समझ रहे हैं ना कि पेट, तो हाँ, तो लेकिन लालू यादव ने ये नहीं कहा कि इनके पेट का दांत हम तोड़ देंगे, हमको आता है तोड़ना। लेकिन ललन सिंह ने कहा कि हम तोड़ देंगे नीतीश कुमार के पेट का दांत, हमको आता है तोड़ना। मतलब सोचिए कि वो कितना ज्यादा जानते हैं एक दूसरे के बारे में। तो जितनी जानकारी मुझे है उन दोनों के बारे में, उन दोनों की अभिन्न घनिष्ठता के बारे में, वो इस तरफ इशारा करती है कि ललन सिंह अगर नीतीश कुमार एक बार हाथ पकड़ लिए तो ललन सिंह, फिर अमित शाह भी ललन सिंह को लेकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऐसे रिश्ते हैं प्रगाढ़। बहुत सारे घनिष्ठता थोड़ा बता देंगे कि हमारी और हेमंत अत्री की मित्रता है, तो कितनी मित्रता है, तो वो अब नहीं बता पाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब मेरे मन का सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को ये सब पता था। नीतीश कुमार के राजनीतिक शातिरपना पर मुझे रत्ती भर संदेह नहीं है। उन्हें पता था कि शाह उनके साथ क्या कर रहे हैं, मोदी उनके साथ क्या कर रहे हैं। पटना में मोदी का रोड शो, प्रधानमंत्री का रोड शो, और गठबंधन का चेहरा वो रोड शो में गायब है। पूरे कैंपेन में कहीं साथ दिखे, उसके पहले दिखते थे, कैंपेन में फिर साथ दिखना बंद हो गए शुरुआत के बाद। अमित शाह एक बार पटना जब जिस दिन गए, 10 मिनट के लिए मुलाकात हुई थी, 18 मिनट या 17 मिनट टोटल बैठे थे वहां। अंदर से ये भी खबर आई थी, मैं आपको बता दूं, आज अंदर से ये भी खबर आई थी, झूठ सही तो नीतीश कुमार जाने और अमित शाह जाने, कि नीतीश कुमार ने ये भी कहा, क्योंकि उसके पहले बाहर बोल दिया था अमित शाह ने कि विधायक दल चुनेगा कार्यक्रम में टीवी के, मुख्यमंत्री कौन होगा। तो नीतीश कुमार ने बस इतने कहा कि हाँ ये विधायक दल चुनेगा, ये भी बात ठीक है, क्योंकि मोदी जी को भी तो संसदीय दल ही चुना था। तो मोदी को संसदीय दल ही चुना था, आप लोग तो किए थे संसदीय दल की बैठक, उसी में चुना गया था मोदी प्रधानमंत्री। ये अमित शाह को कहा, और शायद इसीलिए कहा गया, जो जानकारी थी कि 17-18 मिनट बाद अमित शाह कहे यहीं पे उठने में भलाई है, उठ के निकल के चले आए थे। बाद संजय झा ने कहा कि चुनाव की रणनीति पे तैयारी हुई है, मेरे पास बाइट है। संजय झा ने कहा कि चुनाव की रणनीति, मुझे कोई बता दे कि चुनाव की रणनीति पे 17-18 मिनट में कैसे बहस चर्चा हो जाएगी, कोई बता दे। चाय फूंक के पीने में 17 मिनट लग जाता है, फूंक फूंक के पीने में।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ललन सिंह को गए थे कहने के लिए कि जितना दिन का आपके किस्मत में दिल्ली का सुख था वो दिन पूरा हो गया है, अब तैयारी कुछ और करिए। भाई मन है और मन का वेग तो सबसे तेज है, तो मेरे मन के वेग से जो है नहीं मेरे मन नहीं, में भी। आशीष भाई आप बहुत ही मेच्योर जर्नलिस्ट हैं पॉलिटिकली, इसमें कहीं कोई शक मत मानिएगा। जिस तरीके का अतीत रहा है नीतीश कुमार का, तो आप ये मत मानिए कि उनकी प्लान ए बी और सी नहीं, हर एक आदमी की प्लान है। मोदी की शाह की अगर ए बी सी है, तो हो सकता है नीतीश की डी भी हो, और डी का इनको अंदाजा ना हो। और डी का मतलब क्या है कि वो लालू के साथ निरंतर संपर्क में भी बने हुए हैं। जो लेटेस्ट खबर है, इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी, कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला होने की उम्मीद है, तो वो नीतीश को लालू के साथ जाने में 5 ही मिनट लगने हैं। एक बार घर जाके हाथी तो जोड़ने हैं, और दोनों फिर गले मिल लेंगे और वो सारी चीजें हो जाएंगी, और बीजेपी देखती रह जाएगी। तो नीतीश ललन सिंह के घर गए थे, बिल्कुल सही है, वो मीनिंगलेस नहीं है, उसके बहुत गहरे अर्थ है। उसमें सीधी सी बात ये भी हो सकती है कि संख्या बल को देखते हैं किस तरह की परिस्थितियां हैं। इन्होंने पूरे चुनाव में हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। आपने कहा गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे सो कॉल्ड नीतीश कुमार कथित तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं थे वो, उसको अनाउंस नहीं किया गया। जबकि आपको ध्यान हो, नीतीश कुमार का जो बेटा है वो गैर राजनीतिक है। उसने चुनाव शुरू होने से पहले कई बार कहा कि उनको सीएम का प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो नीतीश कोई खाली नहीं बैठे हैं, ना वो नासमझ हैं, ना वो नौसिखिए। उन्होंने ऐसी भाजपाएं पहले भी खिलाई है और आगे भी नहीं खिलाएंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नीतीश कुमार अपने काम पे लगे हुए, सब अपने काम पे हैं। तेजस्वी की अपनी चुनौतियां हैं कि कैसे सैबोटेज को रोके, क्योंकि पिछली बार वो कहते रह गए और खेला हो गया सीटों के ऊपर कम मार्जिन वाली पे। इस बार उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि एक एक सीट इंपॉर्टेंट है, दोनों पक्षों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ये सारा का सारा जो मैंने बताया जिस तरीके से एग्जिट पोल वाला खेल है, ये इशारा ही, जो फोकस ही उन सीटों पर है जो थोड़े मार्जिन वाली सीट है। तो नीतीश का हर चीज पर नजर है, इवन वो कनेक्ट के अंदर है सीधे सीधे लालू के साथ। हाँ, जो मैंने बात कही फिर वही वहीं पे खत्म कर रहा हूं कि जो नीतीश को पूरे तरीके से निपटा करके एक सूत्री सत्ता कायम करने की जो बीजेपी की इच्छा थी, वो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें वो पूरी हो पाएगी। बाकी फाइनल आंकड़ा 14 को आएगा, उसमें कितना खेल होता है, क्या होता है, वो समय बताए। चलिए धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी 2 दिन थोड़ा मामला ठंडा है, खबरों के बाजार में सूत्र ही खाली घूम रहे हैं तो उन सूत्रों पर बहुत ज्यादा हम भरोसा नहीं करते हैं। हम तो दर्शकों को भी कहते बहुत भरोसा नहीं करते, लेकिन जो भी सुगबुगाहट होगी, जो भी चर्चाएं होंगी, वो हम लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।